गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज अपन देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो है आपका पांचवें भाग में बच्चों कुछ कल क्या था, कम मात्रा में भेजा गया था। आज उसी का आगे देखेंगे बच्चों। यहाँ पर स्थानानुसार श्रेणियाँ, तो स्पेटिकल जो है सीरीज बोला जाता है, इसको आपको बता दिया है। तब भी थोड़ा आगे इसी चालू करते हैं आज। तो चल देखेंगे यहाँ पाँचवें भाग में, यहाँ श्रेणी किसी वस्तु की स्थान संबंधी जानकारी देता है। यह पदमाला जो है व्यक्ति श्रेणी में ही होती है। लाइन्स जो होता है आपका, जिसमें समय स्थिर रहता है तथा स्थान में परिवर्तन होता है। जैसे कि 1971 में भारत की जनसंख्या जो था, 1989 में एक विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में बीए भाग 3 के परिणाम का प्रतिशत आदि निम्न उदाहरण के अनुसार जो है स्थान अनुसार श्रेणी का है, जिसमें 1971 में भारत के 5 राज्यों में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या जो है 1000 के प्रति में बताया था। पंजाब में 865 जो है, उत्तर प्रदेश में 889, सॉरी 89, 800, और मध्य प्रदेश में 941, गुजरात में 934, बिहार में 954 थे। आगे देखेंगे उसी में परिस्थिति जो है श्रेणी जो है कंडीशनल सीरीज जो बोलते हैं। तो समंकों का वर्गीकरण किसी परिस्थिति के अनुसार किया जाए तो इस प्रकार बनने वाली श्रेणी को परिस्थिति या दशानुसार श्रेणी कहते हैं। जैसे विभिन्न धर्मों के आधार पर देश की जनसंख्या क्या है, व्यय के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण जो होता है आपको बताया गया खर्च के अनुसार, और आर्थिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण परिस्थिति श्रेणी की कहलाती है। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये व्यय की मध्य हम किस में खर्च करते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, किराए, ईंधन तथा प्रकाश, विद्युत कुल जो है। उसके बाद जो है आय, परिवार का जो आय है 500 रुपये प्रति माह। तो यहाँ पर पहले में भोजन में 200, इसमें 100 रुपये, इसमें 80, 40, 80 ऐसे दिया गया। और परिवार का जो है आर्थिक व्यय जो है प्रति माह होता है, आय जो होता है इसमें भी बताया गया है 230, 200, 150, 200, 20 रुपये। तो इस प्रकार से 800 में जो है 600 रुपये व्यय हो जाता है। तो इस प्रकार जो है आपका पारिस्थितिक संरचनाएं बनाए जाते हैं बच्चों। अगला देखेंगे रचना के आधार पर सांख्यिकी श्रेणियाँ मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। पहला व्यक्तिगत श्रेणियाँ जो है, खंडित श्रेणियाँ, तीसरा नंबर अखंडित श्रेणियाँ, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरियल जो बोलते हैं व्यक्तिगत में, और डिस्क्रीट जो है सीरीज बोलते हैं, अखंडित में कंटिन्यूस सीरीज कहा जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत इंडिविजुअल सीरीज में इस श्रेणी में प्रत्येक पद का अलग अलग क्या होता है, व्यक्तिगत जो है माप दिया जाता है, जो यहाँ पर बताया गया आपको बच्चों, यहाँ पर है ना। ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गया था। तो चलिए देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर इस श्रेणी में प्रत्येक पद का अलग अलग व्यक्तिगत माप दिया जाता है, वह किसी वर्ग में नहीं रखा जाता है। यदि 5 परिवार में से प्रत्येक की मासिक आय अलग अलग लिखी दी जाए तो व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ए का, बी का, सी का, डी का, ई का दिया गया है, जो मासिक रुपये जो 250, 175, 800, 500 और 1000 जो दिया गया है ये। तो ये जो है व्यक्तिगत श्रेणी के अनुसार पर उसको खर्च या व्यय के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें से वर्ष एंड समस्त भी दिया जा सकता है। इस श्रेणी में आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं होती, पदों का क्रम प्रायः 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर दिया जाए बच्चों, आप अगला देखेंगे खंडित श्रेणी के अंतर्गत डिस्क्राइट के अंतर्गत सीरीज में जब पदों को विशिष्ट गुणों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे खंडित श्रेणी कहते हैं। इस पदमाला में मूल्य की आवृत्ति जितनी बार होती है वह संख्या उसी मूल्य के सामने लिखी जाती है, जिसमें प्रत्येक का यथार्थ नाप किया जाता है तथा प्रत्येक मूल्य प्रायः पूर्णांक होता है। जैसे यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपया में 3 में जो है श्रमिकों की 12 संख्या है, और 4 में 15 का, और 5 में 20 का, और 6 में 25 का। तो उपयुक्त उदाहरण में श्रमिकों की संख्या पद जो है आइटम बोलते हैं इसमें है, तथा दैनिक मजदूरी मूल्य है। इनमें एन का मूल्य जो है सदैव सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी होता है। पदों का क्रम प्रायः 1 रुपये से शुरू नहीं होता है, इसमें सदैव आवृत्ति दी होती है। पदों
का क्रम 0 से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी जो कंटिन्यूस श्रेणी बोलते हैं इसको, इस श्रेणी की यह विशेषता है कि इनमें पदों की श्रृंखला में निरंतरता रहती है। इस श्रेणी का निर्माण उस समय किया जाता है जब वास्तविक मूल्य पद की दो सीमाओं के भीतर रहता है। इसमें कुछ ऐसे वर्ग बना लिए जाते हैं कि एक वर्ग की समाप्ति के बाद दूसरा वर्ग शुरू की जाती है ना, शुरू हो जाती है। प्रत्येक वर्ग में आने वाली संख्या को आवृत्ति के रूप में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर पुस्तकों पर वह हुआ 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और छात्रों की संख्या क्या दी है, 5, 7, 12, 18, 8। तो इसमें पदों हमेशा वर्ग ग्रुप के रूप में होता है तथा आवृत्ति फ्रिक्वेंसी दी होती है। इसमें n बराबर सिग्मा f का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, है ना। अब व्यक्तिगत और अखंडित श्रेणियों में अंतर बताया गया यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे, पहला है व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति पद सदा एक ही होती है, जबकि खंडित श्रेणी में सतत श्रेणी के मूल्य की आवृत्ति प्राय 1 से अधिक होता है। इसमें लगातार होता है कि में 1 से अधिक होता है। व्यक्तिगत दूसरा देखेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी में आवृत्ति के लिए कोई कॉलम नहीं होती यहाँ पर आवृत्ति के लिए, जबकि खंडित और सतत श्रेणियों में मूल्य और आवृत्ति दोनों की अलग अलग कॉलम होती, मान के चलो, है ना। तीसरा है खंडित पदमाला में मूल्य पूर्णांक में दिया जाता है, जबकि सतत श्रेणी में यह वर्ग ग्रुप में दिया जाता है, बांट दिया जाता है ना। अब चौथा देखेंगे, व्यक्तिगत एवं खंडित श्रेणी में पदों का यथार्थ माप संभव है, जबकि अखंडित श्रेणी में पदों का यथार्थ माप संभव नहीं है। ठीक है, पांचवा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर बताया गया है व्यक्तिगत एवं खंडित श्रेणी में मूल्य निश्चित अंतर पर होते हैं और अखंडित रूप में होते हैं, जबकि बताया गया अखंडित श्रेणी में वर्गों की रचना इस तरह की जाती है कि मूल्य अखंडित रूप में हो। तो इस प्रकार हम देखें पदमाला श्रेणी के अंतर्गत बच्चों यहाँ पर अर्थशास्त्र में। अब अगला देखेंगे समंकों का संपादन, एडिटिंग ऑफ डाटा। तो संपादन का कार्य जो सांख्यिकी अनुसंधान के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि संकलित जो है समंक अव्यवस्थित होते हैं, जिससे कि कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकाला जा सकता। कभी कभी आंकड़ों के संकलन कार्य में लगे व्यक्तियों की व्यक्तिगत पक्षपात की भावना एवं कार्य के प्रति उदासीनता के कारण अशुद्ध समंकों का संकलन हो जाता है। कभी कभी जो है सूचक भी अपर्याप्त, अपूर्ण व अशुद्ध सूचनाएं देती हैं। ऐसी दशा में समंकों का संपादन करते समय यह देखना पड़ता है कि समंकों का अशुद्ध संकलन तो नहीं हुआ यहाँ पर। यदि कुछ जो है सूचना अपूर्ण पाई जाती है तो उन्हें पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अपूर्ण आंकड़ों पर आधारित खोज के परिणाम सही एवं पूर्ण नहीं होता है। हमको पूर्ण जानकारी होना चाहिए। अब देखें संपूर्ण संपादन क्रिया में निम्नलिखित 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, परिशुद्धता, एक्यूरेंसी, उपसाधन या सन्निकटता, एप्रोक्सीमेशन बोला जाता है, एवं सांख्यिकी विभ्रम जो स्टैटिस्टिकल एरर्स के रूप में माना जाता है यहाँ पर। तो पहला देखिए बच्चों, इसमें जो है परिशुद्धता का मतलब शुद्ध ना होना चाहिए यहाँ पर होता है। तो परिशुद्धता जो है एक्यूरेंसी जो दिया गया प्रश्नवाली में दिए गए प्रश्न के उत्तर प्राप्त होने पर अनुसंधानकर्ता को इस बात की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि संकलित प्राथमिक सामग्री शुद्धता के पूर्व निश्चित स्तर के अनुसार है या नहीं, और वैसे जो संकलित सामग्री की वास्तविकता एवं शुद्धता का परीक्षण करना संपादन का एक कठिन कार्य है। सांख्यिकी अनुसंधान में पूर्ण शुद्धता प्राप्त करना प्रायः असंभव सा माना जाता है यहाँ पर, है ना। किन के शब्दों में बताया गया यहाँ पर बच्चों, अधिकतम जो है संभव शुद्धता का स्तर प्राप्त करने के प्रयत्न प्रायः समग्र का अपव्यय मात्र होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे यहाँ पर जो आप पहले नंबर देख लेंगे यहाँ पर, सांख्यिकी जांच में पूर्ण शुद्धता प्राप्त न होने के कुछ कारण होते हैं, जैसे साधक एवं साधन की अपूर्णता, दूसरा है प्राप्त निष्कर्ष की अपूर्णता, तीसरा है सांख्यिकी तथ्यों की उपयुक्त परिभाषा का अभाव, चौथा है सांख्यिकी में पूर्ण शुद्धता प्राप्त करना संभव नहीं है, पांचवा है सूचना देने वाले वांछित स्तर की सूचना दे भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब अच्छा भी और बुरा भी। ठीक है बच्चों, ये जो है शुद्धता जांच के लिए कहा गया है। अगला देखेंगे शुद्धता की सीमा, एक्सटेंट ऑफ एक्यूरेंसी, जो है सांख्यिकी अनुसंधान करने से पूर्व यह निश्चित कर
लेना आवश्यक है कि किस सीमा तक शुद्धता प्राप्त करना है। जैसे हम राष्ट्रीय आय की जांच कर रहे हैं और किसी व्यक्ति विशेष की आय के बारे में प्रश्न करते हैं। हम जांच किसका राष्ट्रीय आय की और किसी व्यक्ति विशेष की हम के बारे में प्रश्न करते हैं। यदि प्रश्न का जवाब मिलता है कि आय जो है 779.90 है, 39.90 है, तो हम इसको लगभग 740 रुपये मान देंगे। इसी तरह देश की जनसंख्या में यदि एक दो व्यक्ति छूट भी जाए तो जो है जनगणना की शुद्धता पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक परिवार में यदि एक दो व्यक्ति रह जाए तो गणना की शुद्धता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जनगणना हो रहा है यहाँ पर। अतः इससे स्पष्ट है कि सांख्यिकी का आयोजन करते समय सभी बातों को पूर्ण रूप से समझ लेना चाहिए ताकि जो है शुद्ध एवं विश्वसनीय परिणाम प्राप्त किया जा सके। यहाँ पर जो बच्चे बोला गया है, यहाँ पर किंग के अनुसार जो बोला गया है, प्रत्येक सांख्यिकी संख्या के लिए समस्या के लिए पहले शुद्धता का एक निश्चित स्तर निर्धारित कर लेना चाहिए तथा इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक अभिलेखित तथ्य इस स्तर तक शुद्ध हो, लेकिन शुद्धता की यह मात्रा उच्च स्तर की शुद्धता के बिंदु के समान होना आवश्यक नहीं है। तो अगला जो पढ़ेंगे बच्चों आपको जो है उपसदन या संनिकटता के बारे में। बच्चों आज के लिए गुड डे बेटा।